नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद सोनी होम्योपैथी का डॉक्टर हूं और मैं जिस टॉपिक के बारे में या जिस डिसीज़ के बारे में आज आपके सामने बात करने वाला हूं उस डिसीज़ का नाम है एनल फिशर। मैं आपको ये चीज़ मैंने अपने पुराने यूट्यूब वीडियो पे एक्सप्लेन की थी कि पाइल्स क्या है और पाइल्स कितने आसान तरीके से होम्योपैथी ख़त्म कर देती है। तो आज मैं उसी से ही एक मिलता जुलता टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एनल फिशर। क्योंकि लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है कि फिशर और पाइल्स एक ही हैं या फिस्टुला एक ही चीज़ है, तो इन सब में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा उसका नाम है एनल फिशर। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एनल फिशर क्या है। जैसे ये एनल फिशर, ये वर्ड से ही पता चल रहा है हमें, ये दो वर्ड से ही पता चल रहा है कि एनल जो सा हमारा गूदा द्वार हो या जो सा हमारा मल द्वार हो, उसकी लाइनिंग पे किसी भी कारण से कट पड़ जाना, क्रैक पड़ जाना या वो फट जाना, उस चीज को हम बोलते हैं एनल फिशर। तो ये तो था एनल फिशर। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एनल फिशर किन कारणों से एनल रीजन पे डेवलप होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो से इसका कारण है वो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का रहना। कब्ज मतलब कि स्टूल ही नहीं पास होना, दो दो दिन तक स्टूल ही नहीं आना, या जब स्टूल आना तो काफी हार्ड स्टूल आना, लैट्रिन काफी हार्ड होती है पेशेंट की, और वो जब कंप्लेंट करता है कि उसे बड़ा ही ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, तो उस चीज को हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। दूसरा कारण जो मैं आपको बताऊंगा वो है क्रॉनिक डायरिया। क्रॉनिक डायरिया भी एक कारण माना जाता है फिशर्स के डेवलप होने का, क्योंकि कंटिन्यू जब पेशेंट्स को डायरिया बंद ही नहीं होता कई कई सालों से, तो उस केसेस में जो सी एनल की लाइनिंग होती है वो आहिस्ता आहिस्ता इरिटेट होने लग जाती है, और उसकी वजह से भी कभी कभी फिशर के चांसेस काफी ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। तीसरा जो सा कारण है फिशर्स के डेवलप होने का वो है एनल सेक्स, एनल सेक्सुअल इंटरकोर्स। एनल सेक्स करने वाले पेशेंट्स में भी ये चीजें काफी ज्यादा कॉमन होने लग गई आज के टाइम पे। चौथा जो कारण मैं आपको बताऊंगा वो कारण है कि आजकल का जो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सा फिशर्स हो गए, ये फिस्टुला हो गए, हेमरॉइड्स हो गए, ये काफी ज्यादा कॉमन होने लगे आजकल डे टू डे लाइफ में। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो सा लाइफस्टाइल है या जो हम चीजें या जो हम फूड लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो बेसिकली जंक फूड्स हैं। तो जंक फूड की वजह से, नॉन वेज खाने की वजह से, या तली हुई चीजें ज्यादा खाने की वजह से, या मैदे वाली चीजें ज्यादा खाने की वजह से, मिर्ची वाली चीजें ज्यादा खाने की वजह से, तो जो भी लोग ये चीजें ज्यादा अपनी डाइट में इनटेक करते हैं उनमें भी फिशर्स होने की टेंडेंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एक और कारण मैं आपको बताऊंगा, आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। ये एक बीमारी होती है जिसके अंदर फर्दर आगे दो बीमारियां और होती हैं जिसको हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिसीज। तो जिन पेशेंट्स में ये हिस्ट्री हो या ये बीमारी की, आईबीडी की हिस्ट्री हो, उन पेशेंट्स में भी काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं ये फिशर्स के डेवलप होने का। एक और कारण मैं आपको बताऊंगा, चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा। मतलब कि जब भी ड्यूरिंग डिलीवरी फीमेल्स अपने बच्चे को जब जन्म दे रही होती हैं तो काफी स्ट्रेन करती हैं, तो उस स्ट्रेन की वजह से वो जो उनसे एनल रीजन, देखिए जो एनल रीजन के मसल्स बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं या सॉफ्ट होते हैं, तो जब स्ट्रेन पड़ता है उन चीजों पे वो किसी कारण से कट जाते हैं, वो कट जाते हैं और उस चीज में काफी ज्यादा पेन होती है। तो एक चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा भी एक कारण है फिशर्स के डेवलप होने का। एक और कारण जंक फूड्स तो मैंने आपको बता ही दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण आजकल देखने को मिलता है फिशर्स में, कुछ बीमारियां हैं जिनकी वजह से ये फिशर्स होने की टेंडेंसी पेशेंट की काफी ज्यादा हो जाती है, जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स जो होते हैं, एग्जाम्पल एचआईवी वाले पेशेंट, या जिनको ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री रहे, टीबी की हिस्ट्री रहे, या कुछ पेशेंट जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज हो जैसे सिफिलिस हो या हर्पिस करके एक बीमारी होती है, उन पेशेंट्स में भी फिशर्स डेवलप होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो ये तो इसके 6-7 कारण थे जो फिशर्स के हैं। अब मैं आपको बताऊंगा साइंस एंड सिम्टम, कि पेशेंट में क्या साइन मिलते हैं और क्या लक्षण सिम्टम्स मिलते हैं ये चीज जब उसे डेवलप हो जाती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम जो फिशर्स के केसेस में देखने को मिलता है वो है बेसिकली पेन, दर्द रहना, कई कई घंटों तक दर्द होना, या स्टूल करते हुए कई कई घंटों तक दर्द ही नहीं बंद होना। पेशेंट्स आके अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि जब भी मैं स्टूल पास करता हूं तो मेरे को दर्द ही नहीं बंद होती, कई कई घंटों तक दर्द होती है मेरे को स्टूल पास करने के बाद। देखिए जो दर्द है वो पाइल्स में भी मिलती है और फिस्टुला में भी मिलती है, लेकिन जो इंटेंसिटी पेन की, जो इनटॉलरेबल पेन या जो खतरनाक दर्द फिशर्स के केसेस में मिलती है, वैसी पेन हेमरॉइड्स या फिस्टुला के केसेस में नहीं मिलती। तो पेन इज द मेन सिम्टम ऑफ फिशर्स। दूसरा सिम्टम जो पेन के बाद आता है वो है बर्निंग, जलन होना।
पेशेंट इसमें भी कंप्लेंट करते हैं कि मेरे को घंटों तक जलन रहती है स्टूल पास करने के बाद। ये लैट्रिन करते हुए जलन रहना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है फिशर का। एक और सिम्टम आपको बताऊंगा, वो है ब्लीडिंग। देखिए 70 to 80% केसेस में ब्लीडिंग नहीं मिलती, लेकिन जो 15 से 20% केसेस होते हैं उसमें या तो जब बंदा आदमी स्टूल पास करता है या पेशेंट स्टूल पास करता है, या तो फ्रैंक ब्लड आता है, फ्रेश ब्लड आता है, या तो स्टूल के साथ ब्लड लग के आ सकता है। फ्रैंक ब्लड या फ्रेश ब्लड हम किसको कहेंगे, जैसे ये मेरी उंगली है, यहाँ पे एक कट सा बच गया और उस कट के लगने की वजह से जैसे टिप टिप करके जो ब्लीडिंग निकलती है, उस तरीके की ब्लीडिंग बेसिकली फिशर्स के केसेस में देखने को मिलती है। कोई क्रॉनिक केसेस या क्रॉनिक फिशर्स वाले केसेस में कभी कभी आपको डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं। वो डिस्चार्ज इसलिए मिलते हैं क्योंकि पेशेंट्स की जो केस वो ठीक नहीं हो रहा होता, और वो अगर वो अपनी एनल हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखता तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, और उसकी वजह से कभी कभी पस भी पड़ जाती है उस जगह पे जहाँ पे कट सा पड़ा होता है। तो वहाँ पे कभी येलो डिस्चार्ज देखने को मिलता है ड्यूरिंग स्टूल या आफ्टर स्टूल भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए क्रॉनिक फिशर्स की एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, वहाँ क्रॉनिक फिशर्स जहाँ पे डिवेल्प होते हैं या जहाँ पे कट बचता है उसके नीचे वाले पोर्शन में एक स्किन होती है, स्किन किसी कारण से स्वेल हो जाती है और वहाँ पे टैग सा बन जाता है। इस चीज़ को डॉक्टर्स बोलते हैं स्किन टैग, या लेमैन में बोल देते हैं स्किन टैग, वैसे इसको मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं सेंटिनल पाइल्स। तो ये कुछ सिम्टम्स थे और साइंस थे कि फिशर्स में जो देखने को अक्सर मिलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथी फिशर्स में क्या रोल प्ले कर सकती है और होम्योपैथी फिशर्स को कैसे ठीक कर सकती है। देखिए होम्योपैथी फिशर्स तो ठीक करती ही करती है, इसके अलावा वो टेंडेंसी भी खत्म करती है फिशर्स बार बार ना हो या रीअकर ना हो फिशर्स। क्योंकि देखिए होम्योपैथी में मैं आपको हर वीडियो में यही चीज़ बोलूंगा कि आप फिजिशियंस के पास जाएं होम्योपैथी और वहाँ से केस टेकिंग अपनी करवाएं और उसके बाद जो आपकी मेडिसिन निकल के आएगी वो मेडिसिन यूज़ करिए। लेकिन कुछ फिजिशियंस होते हैं, जैसे पेशेंट सिम्टम्स लेके आता है या कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो सिर्फ फिशर्स पे ही एक्ट करती हैं या उस रीजन पे ही एक्ट करती हैं, तो मैं आपको ऐसी ही कुछ मेडिसिन बताऊंगा और उसके रिजल्ट्स मैंने खुद अपनी आंखों से देखकर, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है ये सब फिशर्स के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगा फिशर्स की, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक का पेशेंट जो मेरे पास कंप्लेन लेके आता है वो हमेशा ऐसी दर्द हो रही होती है जैसे कांटा। पेशेंट हमेशा कंप्लेन करता है कि जब भी मैं स्टूल पास करता हूं मेरे को इस तरीके की दर्द हो रही होती है कि जैसे कांटा चुभ रहा हो या कांटे वाली पेन हो रही हो या कांटे जैसी दर्द हो रही हो पेशेंट को। उस तरीके का अगर पेशेंट आए, और ऐसे पेशेंट जो एसिड नाइट्रिक के पेशेंट्स हो, इनमें डायरिया भी मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी मिल जाती है, ऑल्टरनेट डायरिया एंड ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन। तो इस केसेस में या दर्द हो रही हो, सीवियर पेन हो रही हो, उस केसेस में एसिड नाइट्रिक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। दूसरी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स काफ़ी अच्छी मेडिसिन है एनल फिशर्स के केसेस में। ये मैं स्पेशली उन फीमेल्स में देता हूँ या उन मेल्स को देता हूँ जिनका वेट ओवरवेट हो या जिनको मोटापे की कोई प्रॉब्लम हो उस केसेस में, क्योंकि जो ग्रेफाइट्स है इसका एक्शन कहाँ है, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन पे। म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन मतलब म्यूकोजा, मतलब जो स्किन हमारा जो एनल रीजन है वहाँ का म्यूकोजा, और क्यूटेनियस मतलब स्किन, उस रीजन पे जो कट पड़ जाए उस चीज़ पे ग्रेफाइट्स का डायरेक्ट एक्शन है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ग्रेफाइट्स देती है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से जिनको फिशर्स डिवेल्प हो उसके लिए ग्रेफाइट्स बहुत अच्छा काम करती है। एक और मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा, ये 5 to 10% फिजिशियन से यूज़ करते हैं, रेयर मेडिसिन है ये होम्योपैथी में ये, लेकिन ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है फिशर्स में। इस मेडिसिन का नाम है सीडम एक्रे, इसका मदर टिंचर। अगर आप इसका मदर टिंचर 10-10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार ही लेंगे ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगी आपको। एक और मैं मेडिसिन आपको बताऊँगा रेटानिया। रेटानिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें अक्सर पेशेंट आके कंप्लेंट करता है कि जैसे कोई ग्लास कटा हुआ ग्लास हो उस तरीके की दर्द हो, या पेशेंट आगे कंप्लेंट करता है जैसे ग्लास वाली दर्द हो या ग्लास चुभने की वजह से जैसे पेशेंट को दर्द महसूस होती है उस तरीके की दर्द महसूस हो। और पेशेंट आगे ये चीज़ भी बोलते हैं कि जब भी मैं अपना जो एनल रीजन है वहाँ पे ठंडा पानी से अप्लाई करता हूँ मेरे को उस चीज़ में आराम भी आता है, और पेशेंट को कई कई घंटों तक जलन, लैट्रिन करने के बाद कई कई घंटों तक जलन बंद ही ना हो, उस केसेस में भी रेटानिया 30 में 200 में या मदर टिंचर में ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगी आपको। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा, बच्चों में जिनको फिशर्स डिवेल्प हो जाते हैं, बच्चों में फिशर्स डिवेल्प होते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो उस केसेस में मैं सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन यूज़ करता हूँ वो है एलुमिना।
क्योंकि एलुमिना प्रिवेंट करती है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, और अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होती बच्चे को तो फिशर्स होने की टेंडेंसी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अब कुछ केसेस होते हैं फिशर्स के जो बार बार रिलैप्स हो रहे होते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं कभी आ जाते हैं, किसी में डिस्चार्ज आ रहा होता है कभी नहीं आता। तो इस केसेस में जो पेशेंट्स को बार बार फिशर्स की रिलैप्स हो या फिशर बार बार आ रहे हो, उस केसेस में सिफलिनम 200 की एक ही डोज हर 1 महीने के बाद सिर्फ एक ही डोज दीजिए, और ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स और पेशेंट्स की टेंडेंसी खत्म कर देती है ये फिशर्स के होने की। एक लास्ट मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। ये बहुत अच्छा काम करती है फिशर्स के ऊपर, स्पेशली ये फिशर्स के उन केसेस में जहाँ पे क्रॉनिक फिशर्स की वजह से स्किन टैग फॉर्मेशन हो गई हो और जहाँ पे डॉक्टर्स ने सर्जरी एडवाइस की हो, तो उस केसेस में थूजा 1 ml की एक ही डोज हर 15 दिन के बाद लीजिए, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और साथ में थूजा एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। थूजा का मदर टिंचर आता है, अगर जहाँ पे आपके सेंटिनल पाइल्स या स्किन टैग है वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो देखिए ये तो था होम्योपैथी की अप्रोच की होम्योपैथी किस तरीके से आपको हेल्प कर सकती है फिशर के केसेस में। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो है थोड़ा बहुत डाइट का। अगर देखिए 40 से 45% केसेस जो फिशर्स के होते हैं वो डाइट से ही ठीक हो जाते हैं, उनके लिए ना सर्जरी की ज़रूरत होती है ना मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो अगर पेशेंट अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखे मतलब अगर उसका सिटिंग का जॉब है या उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पूरा दिन बैठने वाला काम है, तो उसे ज़्यादा देर बैठ के काम नहीं करना चाहिए। और अगर कोई पेशेंट जिसको फिशर्स के लक्षण आ रहे हैं वो अपनी डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, जैसे नॉन वेज, अंडा, मीट, चिकन, ये चीज़ें उसको थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। फाइबर रिच फ्रूट्स या फाइबर रिच वेजिटेबल्स, ककड़ी हो गया, पपीता हो गया, खीरा हो गया, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। इसबगुल का छिलका पेशेंट को लेना चाहिए रात को सोते हुए, क्योंकि इसबगुल प्रिवेंट करता है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, और अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो पेशेंट को फिशर नहीं होगा। तली हुई चीज़ें, जंक फूड्स हो गया, फ्राइड फूड हो गया, ये चीज़ें पेशेंट को सब बंद करनी होगी अगर वो चाहता है कि उसका फिशर जड़ से ख़त्म हो जाए। तो ये था थोड़ा सा डाइट का जो मैंने आपको बताया। अगर पेशेंट डाइट के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन कंज्यूम करता है तो ना कि पेशेंट की फिशर खत्म हो जाता है, बल्कि जो रीअकरेंस होती है या टेंडेंसी होती है फिशर्स की वो भी जड़ से खत्म हो जाती है। तो ये था आज के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो पे इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर से आपके सामने एक टॉपिक लेके आऊँगा जिसका नाम है फिस्टुलाई नैनो, और उसका मैं होम्योपैथिक अप्रोच भी बताऊँगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मैं डॉक्टर विनोद सोनी आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।